अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है एथिज़म के बारे में। ओके, एथिज़म यानी खुदा का कोई वजूद नहीं है और यूनिवर्स बन गई थी, कोई ना कोई साइंटिफिक वजूहत थी या पूरी यूनिवर्स फिज़िक्स का या मैथ्स का कोई फॉर्मूला है। इस किस्म के व्यूज़ और ख़ुदा को नहीं मानना, इसको एथिज़म कहते हैं। ओके, एथिज़म के लिहाज से सबसे पहले तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग देखें, उसमें यही है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो एनर्जी अगर नहीं ना की जा सकती है क्रिएट, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, तो डेफिनेटली एनर्जी कहीं ना कहीं से आई है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ में यही है कि एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब ये होता है कि यूज़फुल एनर्जी या कंस्ट्रक्टिव एनर्जी कम हो रही है और जो डिस्ट्रक्टिव पॉइंट है वो बढ़ रहा है। तो वो अभी बढ़ने का मतलब ये है कि पहले कोई ऐसा वक्त था कि जब है ना यूज़फुल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, और वो ज़्यादा थी तो डेफिनेटली इसका मतलब ये कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट था और टुवर्ड्स द एंड फिर वो ज़ाहिर सी बात है डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो वो टुवर्ड्स द एंड ही जाएगा। और ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। लॉ ऑफ डिफ्यूजन में भी अगर देखा जाए तो जो जहाँ पर जिस साइड पे किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ से वो चीज़ कम, जहाँ पर वो चीज़ उसी चीज़ की कम कंसंट्रेशन हो वहाँ पर वो चीज़ जाती है। ये बाकायदा इसे कहते हैं डिफ्यूजन ग्रेडियंट। तो इसके थ्रू ये चीज़ पैसिवली मूव करती है। ये नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है। तो जाहिर सी बात है अगर कहीं पर भी एनर्जी का इस तरह से एनर्जी की मूवमेंट चल रही है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है वहाँ पर डेफिनेटली किसी वजह से आई है। जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं तो प्रोड्यूसर्स को पूरे उनमें प्रोडक्शन हो रही होती है फूड की, और वो जाहिर सी बात है एनर्जी फिर फूड के फॉर्म में होती है, वो फिर इंसानों में जाती है, प्राइमरी कंज्यूमर्स और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स वगैरह आ जाते हैं। तो डेफिनेटली एक साइड होती है जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, उस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है और वहाँ से फिर वो चीज़ जहाँ पर उसका लोअर ग्रेडियंट है वहाँ पर वो चीज़ जा रही होती है। यही चीज़ अगर लाइफ के लिहाज से देखी जाए तो लाइफ जो कि हम हर जगह देख रहे हैं, इंसानों में भी है, जानवरों में भी है, लोअर एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में, प्लांट्स में, तो लाइफ डेफिनेटली लाइफ का अगर हम लोग देखें तो लाइफ भी किसी ऐसी जगह से शुरू होनी चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, फिज़िकल लॉज वगैरह को भी अगर हम लोग देखें तो कॉमन सेंस की बात है, लाइफ किसी ऐसी जगह से स्टार्ट होनी चाहिए जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन या जहाँ पर लाइफ को कोई ख़तरा ना हो ख़त्म होने का, जहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइफ हो। तो डेफिनेटली ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला हैं, उनका नाम ही अल-हय्यू है, अल-हय्युल क़य्यूम हम लोग कहते हैं। तो द अलाइव वन, जो कि ऐसी हस्ती जो कि ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगा और जो कि दूसरों को ज़िंदगी देता है। ये कॉमन सेंस की बात है। अल-हय्युल क़य्यूम, क़य्यूम कहते हैं हम सस्टेन करने वाला। डेफिनेटली कोई एक ऐसी हस्ती है जो कि अच्छे तरीक़े से सस्टेन करने के भी काबिल है और सारी सस्टेनेंस वहीं से ही आएगी और सारी लाइफ की शुरुआत भी उसी के थ्रू होनी है। तो हमें सूरह सौद में भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी, आदम अलैहिस्सलाम को जो बनाया है तो अल्लाह ताला ने उनमें अपनी रूह फूंकी। तो जाहिर सी बात है लाइफ का यानी एक्चुअल एसेंस जो है, एक्चुअली ए बायोजेनेसिस की थ्योरी आती है उसमें, जो कि आदम अलैहिस्सलाम की वो हुई थी, तख्लीक हुई थी, लेकिन जो लाइफ का असल बेसिस जो है वो अल-हय्युल क़य्यूम से आ रही है। वहाँ पर वो चीज़ लामहदूद है, फिर वो उधर लामहदूद से फिर फाइनाइट उसमें स्टेजेस में आ रही है, इंसानों में और जानवरों में और दूसरी चीज़ों में। ओके, अच्छा अब आते हैं इवोल्यूशन की तरफ। इवोल्यूशन की जो इवोल्यूशन बहुत सारी तरीक़ों से, वो खुद इवोल्यूशन की जो थ्योरी है या डार्विन की जो थ्योरी है वो बहुत सारे ग्राउंड्स पर उसे रिफ्यूट किया जा सकता है। नेचुरल सिलेक्शन को अगर देखा जाए तो नेचुरल सिलेक्शन भी इवोल्यूशन की थ्योरी को डिनाई करती है, क्योंकि जो हर स्पीशीज़ के, सारी स्पीशीज़ के अपने कांस्टेंट वो होते हैं,
क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं और सारी स्पीशीज़ में बाकायदा मैकेनिज़म्स होते हैं टू इंश्योर कि वही सेम नंबर आगे ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो। तो ये चीज़ नहीं होती कि मंकीज़ का अगर कोई था तो वो चेंज हो गया, वो ज़्यादा बेहतर क्रोमोसोम नंबर था, फिर वो इंसानों में कन्वर्ट हो गया। क्रोमोसोम नंबर ही चेंज नहीं होता है। इंसान के और मंकीज़ के, एप्स वगैरह के क्रोमोसोम नंबर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो खच्चर होते हैं या जो इस तरह से वो करवाए जाते हैं, क्रॉस करवाए जाते हैं, तो वो उनमें आगे अपनी नस्ल कंटिन्यू करने के नहीं रहती, उनमें कोई गुंजाइश नहीं रहती, आगे उनकी नस्ल कंटिन्यू नहीं होती है। इंसानों में भी क्रोमोसोमल नंबर में अगर डिफेक्ट आ जाए तो वो आगे उनके बच्चे पैदा करने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बहुत ही कम होती है, जो कि बिल्कुल ये रेयर तरीन अगर हो सके तो हो सके। तो क्रोमोसोम नंबर ख़ुद है ना, कायनात में जो हम लोग देख रहे होते हैं चीज़ें, तो उनमें क्रोमोसोम नंबर बाकायदा एक ही जो भी स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होता है वो रिटेन रहता है और कुदरत खुद इंश्योर करती है कि वही सेम क्रोमोसोम नंबर कंटिन्यू रहे। ओके, इसके अलावा अगर मैथमेटिक्स के लिहाज से देखा जाए तो यूनिवर्स का एक्सीडेंटल अगर इसके क्रिएशन हो जाए, यूनिवर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो यूनिवर्स की एक्सीडेंटल क्रिएशन बिल्कुल यानी हादसाती तौर पर बस इत्तेफाक से बन गया ना, तो इसके चांसेस 1 in 10 raised to the power 30 हैं। यानी 1 के साथ 30 ज़ीरोज़ आप लगाएं, उसमें से जो 1 in 10 raised to the power 30, यानी इतने कम उसमें यूनिवर्स की इस तरह से एक्सीडेंटल बनने के चांसेस हैं। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो बिल्कुल इस तरह से इतनी फाइनली ट्यून हो जाए तो उसमें उसके चांसेस 1 in 10 raised to the power 21 है, यानी इस चीज़ के चांसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। प्रोबेबिलिटी इनकी कैलकुलेट की गई है, बाकायदा मैथमेटिशियंस ने की है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स का रेशो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के साथ जो है तो वो इतना परफेक्ट और इतना फ़ाइन हो कि उस इंसानी ज़िंदगी के रहने के चांसेस रहें इजीली, तो उसके खुद ब खुद होने के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट की गई है वो 1 in 10 raised to the power 40 है। यानी 1 के साथ आप 40 ज़ीरोज़ लगाओ और उसका जो 1 पार्ट है तो वो इतने चांसेस हैं ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। अच्छा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर हो कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, इन सब की, और जो जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारे को दुनिया में मिल रहा होता है तो वो बन जाए सब कुछ खुद ब खुद ही, तो उसके चांसेस ग्राउंड स्टेट एनर्जी के चांसेस उनमें इन एलिमेंट्स में होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 in 100,000 है। एवोल्यूशन के डिनाइल के लिए फिर वही एंट्रोपी की थ्योरी पे आ जाती है कि अगर एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हर चीज़ बेहतर से बेहतर की तरफ जा रही है, तो एंट्रोपी का तो उस लॉ का मतलब ही यही है कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बढ़ रही है, कायनात में भी डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ों में जो यूनिवर्स से वो गैलेक्सीज वगैरह की जो डेथ्स हो रही हैं, अगर उनको भी देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये हर चीज़ खुद ब खुद इवॉल्व होकर बेहतर की साइड पे जा रही है, थ्योरी गलत है। अब आते हैं यंग अर्थ की तरफ। यंग अर्थ मॉडल, इसका मतलब ही यही है, यंग अर्थ क्रिएशनिस्ट के नाम से है ये पूरा ग्रुप। तो उनका मकसद ही यही है कि वो साइंटिफिकली प्रूफ करते हैं कि अर्थ इतनी पुरानी नहीं है, इतने मिलियन बिलियन ईयर्स पुरानी नहीं है कि हम वो समझें कि भाई अर्थ को इतना टाइम मिल गया था, यूनिवर्स पे इतना टाइम था कि खुद ब खुद इंसानी ज़िंदगी भी बन गई और वायरसेस भी बन गए और बैक्टीरिया भी बन गया और ये सब कुछ हो गया। तो इसमें एक तो हीम ग्रुप के ऊपर रिसर्च की गई थी, डायनासोर्स की बोन से जो हीम ग्रुप निकला था उस पर रिसर्च की गई थी। तो पता चला कि वो few thousand years पुराना है। खून के जो वो हीमोग्लोबिन के जो वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं उस पर रिसर्च की गई थी, तो वो कुछ 1000 ईयर्स पुराने थे, मिलियन बिलियन ट्रिलियन ईयर्स नहीं थे। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माँ से ट्रांसफ़र होता है बच्चे में। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर भी रिसर्च की गई थी और उससे ये पता चला कि कॉमन एंसेस्टर होगा कोई जो कि अम्मा हव्वा हैं।
तो उसके बारे में देखा गया तो पता चला कि वो 100,000 से 200,000 पुरानी बात हो सकती है, उससे ज़्यादा पुरानी बात नहीं हो सकती बिल्कुल भी। अच्छा, उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड डिके, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, उसकी तासीर कम हो रही है, तो 5% होती है हर 100 साल में कम। तो उस लिहाज से अगर अर्थ की एज का पता चलाने की कोशिश की गई थी तो हमें पता चला कि अर्थ कुछ 10,000 ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स पुरानी है, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती, नहीं तो इतनी शदीद मैग्नेटिक फील्ड होती कि अर्थ बन भी नहीं पाती। अच्छा, और इसके अलावा सन का जो डिके रेट है, सन छोटा हो रहा है 0.1% पर सेंचुरी के हिसाब से, तो इससे भी यही प्रूव होता है कि अर्थ कुछ 1000 या मैक्सिमम 100,000 साल पुरानी है, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती। नहीं तो सन इतना बड़ा होता है कि सारे ये अर्थ वगैरह के जितने भी प्लैनेट्स वगैरह बने हैं और सन के गिर्द घूमे तो वो घूमने के लायक ही नहीं होते, बल्कि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की ताकत की वजह से वो अर्थ सन के अंदर ही चला जाता, ज़मीन हमारी है सन के अंदर ही चली जाती, वो इस तरह से प्लैनेट के तौर पर नहीं घूम। ओके, तो इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन यही है, पूरा मेरा ब्लॉग बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन यही है कि इवोल्यूशन की थ्योरी, डार्विन की जो थ्योरी है वो बिल्कुल गलत है। उसके अलावा भी जितने भी वो दिए जाते हैं इसे सपोर्ट करने के लिए जितने भी एविडेंसेस, उन सबको दोबारा देखना चाहिए। रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में भी, कार्बन डेटिंग के बारे में भी अब दोबारा मुख्तलिफ बातें आ रही हैं कि वो भी मेरे ख्याल से सही नहीं है, उसके बारे में बाकायदा आपको बहुत कुछ मिल जाएगा गूगल पर। तो इवोल्यूशन के लिहाज से भी सही नहीं है, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से देखें, लॉ ऑफ डिफ्यूजन के लिहाज से देखें, लाइफ और लाइफ किस तरह से चल रही है, एनर्जी का ट्रांसफ़र किस तरह से रहता है, उस लिहाज से देखें, मैथ्स के लिहाज से देखें, फिज़िक्स के लिहाज से देखें, जोग्राफी के लिहाज से देखें, किसी भी लिहाज से ये चीज़ बिल्कुल भी लॉजिकल कुछ भी नहीं है। और तो यानी ये सिर्फ थ्योरी है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैथ्स के लिहाज से भी, फिज़िक्स के लिहाज से भी, बायो के लिहाज से भी, जोग्राफी के लिहाज से भी, और हर लिहाज से एक्चुअली।